हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 310 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 311 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने कैसे लिखा और आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1833 का चार्टर एक्ट कई अर्थों में अंग्रेजी पूंजीवाद के हितों का वाहक बनकर आया था। इसे ऊपर से उपयोगितावाद के कवर में ढक दिया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा 1833 का चार्टर एक्ट इंग्लैंड में विकसित हो रहे औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद की पृष्ठभूमि में आया था। इसी पृष्ठभूमि में इंग्लैंड में 1832 में संसदीय सुधार भी हुआ था। इसके ठीक अगले साल 1833 का भारत संबंधी अधिनियम पास हुआ, जिसके प्रावधान इस प्रकार हैं। पहली बात तो आप जब भी प्रोविजंस लिखेंगे ना, तो आपको तो अच्छे से पता है, यहाँ पे यूपीएससी लिख देती है कि आप लोग कोई भी लाइन यहाँ पे मत लिखिए, ठीक है। तो आपको भी नहीं लिखना है। सिंपल देखो, एक सिंपल सी बात बताऊँ, आप जब यूपीएससी में एग्जाम लिखेंगे तो बिल्कुल उसी माहौल से आज से लिखने की शुरुआत करो, क्योंकि जब आज से आप प्रैक्टिस कर लोगे ना कि हाँ मैं यूपीएससी के हिसाब से लिख रही हूँ, तो आप आईएएस बन जाओगे। जैसे नहीं कहा जाता कि हम जैसे नित्य सोचते रहते हैं, एक दिन हम वैसा ही बन जाते हैं। उठना, चलना, बैठना सब कुछ आईएएस की तरह फील करो, आप आईएएस बन जाओगी। तो ये लाइन यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। इनको आप बीच में पॉइंट लाइए। अच्छी बात यह है कि आपने न्यूमेरिक उपयोग किया है, क्योंकि कई बच्चे कंप्यूटर शब्दावली उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप इस गलती को हटाइए, यहाँ से यहाँ पे लिखा करिए, ठीक है। और जब भी आप ये पॉइंट लिखा करें ना, तो अब पैरा जब समाप्त हो तो यहाँ से शुरू किया करें, इस जगह से। मान लीजिए आपको लिखना था तो पहला पॉइंट यहाँ से शुरू करती, दूसरा फिर यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। तो काफ़ी डेकोरेटेड आंसर आपका हो जाता, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, आप धीरे धीरे सुधार कर लेंगी। नंबर 1 आपने बताया, अगले 20 वर्षों तक भारत में कंपनी का शासनकाल बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। अब उन्हें राजनीतिक प्रशासनिक कार्य तक सीमित रहना था। अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार मिल गया। भारत में दास प्रथा समाप्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। रेगुलेशन 87 के तहत नियुक्तियों में मनाही कर दी गई, मतलब नियुक्तियों में भेदभाव की मनाही कर दी गई, ठीक है। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के दूसरे, तीसरे और चौथे प्रावधान पूरे तौर पर अंग्रेजी औद्योगिक व वित्तीय हितों की पूर्ति के उद्देश्य से प्रेरित थे। 1733 से एकीकरण और केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो 1833 में आकर पूर्ण हो गई। पहला उपयोगितावादी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि को भी बताया जाता है, इसके शासनकाल में समाज सुधार अधिनियमों की शुरुआत हुई। सती प्रथा अधिनियम, कन्या शिशु हत्या पर रोक, दास प्रथा की समाप्ति। उपयोगितावाद एक विचारधारा है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी देने के उद्देश्य से विधि और व्यवस्था के निर्माण पर बल देती है। इसके तहत मानव की स्वतंत्रता, समानता, कल्याणकारी कार्य, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार आदि पर विशेष बल दिया जाता है। भारत में उपयोगितावाद की विचारधारा ब्रिटिश हितों की पूर्ति करने के लिए, फिर आपने क्या लिखा है, हाँ, करने के लिए लाई गई थी। उसी के तहत विलियम बेंटिक ने भारत को अंग्रेजी उद्योगों का बाजार बनाने की दिशा में कदम उठाया। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को सहज तरीके से भूमि उपलब्ध करा दी गई और इसी रास्ते भारत में बागानी खेती में अंग्रेजी वित्त का निवेश हुआ, जिसके कारण कृषकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी और आगे चलकर कृषक विद्रोह भी हुए। बेंटिक और ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी छवि सुधारने के लिए समाज सुधार के अतिरिक्त ये भी दावा किया कि वो नियुक्तियों में नस्ली भेदभाव नहीं करेंगे, परंतु व्यवहारिक स्तर पर ये अमल नहीं किया गया। अम्ल नहीं, अमल है ना, पूरा माँ बनेगा, ये तो अम्ल हो गया, तो आपको वो अम्ल नहीं लिखना, अम्ल और क्षार वाला। इसलिए रेगुलेशन 87 के आने के बाद भी लगभग 30 वर्षों तक एक भी भारतीय ब्रिटिश शासनकाल के बड़े पद पर नियुक्त नहीं हो पाए। उपयुक्त विमर्श के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1833 का अधिनियम हो या विलियम बेंटिक, इनका चरित्र साम्राज्यवादी था, ना कि उपयोगितावादी। देखिए ये क्वेश्चन ना आपने लिखने की पूरी ताकत लगा दी, पूरी कोशिश भी की, लेकिन आपने यहाँ पे गलती ये कर दी कि आपने सब कुछ डाल दिया। मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि ये एक तरीके का सिनॉप्सिस है किस का, 1833 के चार्टर का
उपयोगितावाद के सिद्धांत का, विलियम बेंटिक का, उस समय के सामाजिक सुधार अधिनियम का, उस समय ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवादी नीति का। आपने इन 5 क्वेश्चन को एक साथ इसमें मिक्स कर दिया। ये नहीं करना है आपको। जो आपसे प्रश्न पूछा है आपको उसी को बताना है, और आप जानकर खुश होना चाहिए आपको कि आपने इसका आंसर अपने ही इसमें दे दिया है। कहाँ से दिया है आपने इसका आंसर? यहाँ से, इस जगह से वास्तव में शुरू होता है आपके प्रश्न का आंसर, और इसी चीज़ को आपको और अच्छे से एनालिसिस करना है। और जब आप इसी चीज़ को अच्छे से एनालिसिस कर देंगी तो आपका उत्तर ये और बेहतर हो जाएगा। आपको ये बातें कुछ भी नहीं बतानी है। 1800 देखो होता क्या है ना कि बच्चे इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को अगर ये दे दिया गया कि 1833 का चार्टर एक्ट, तो बच्चे सोच लिए अच्छा इसके प्रोविज़न बताने हैं। और दुखद बात यह है कि जितने भी संस्थान होते हैं वो भी यही कह देते हैं कि पहले आप 1833 के चार्टर के एक्ट के अधिनियमों को बताएंगे। पहले आगे भी तो पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1833 कहीं तो केवल एक छोटा सा प्रकाश पुंज ही तो नहीं है, बाकी तो पूरी की पूरी किरणें आगे हैं और उसी पे क्वेश्चन है। तो आप इसको पहले सबसे पहले ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। ये प्रश्न बड़े देखो डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं होते हैं कि इनको किया नहीं जा सकता, डिफ़िकल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इतने ब्रॉड टॉपिक को कोई पढ़ाता नहीं है। उपयोगितावाद के कॉन्सेप्ट पर लोग 2 या 3 पेज लिखा देंगे और उसके बाद उसे हटा देंगे, लेकिन उपयोगितावाद के कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी से कैसे रिलेट करना है या इकोनॉमिक रिफॉर्म से किस तरीके से रिलेट करना है, ये क्वेश्चन होता है। और इसमें यूपीएससी ने क्या किया, या इसमें आपने जहाँ से प्रश्न लिया उसमें प्रशासन को और उपयोगितावाद को दोनों को मर्ज कर दिया। यानी कि जो यूटिलिटेरियन अप्रोच थी और जो 1833 का चार्टर एक्ट था और जो उस समय की आर्थिक नीति थी, ये तीनों एक साथ मिक्स हो गए। तो अब आप क्या कर सकती हैं कि वास्तव में इन तीनों का एक सूत्रवाक्य क्या था? उपयोगितावाद। इसी से तो ये 1833 का चार्टर आया और इसी से तो इकोनॉमिक पॉलिसी हुई। यानी कि पूरे के पूरे गेम का जो प्लेयर है मुख्य वो है उपयोगितावाद। और इस चीज़ को आप फिर से ढंग से देखिए प्रश्न को। तो प्रश्न क्या कह रहा कि 1833 का चार्टर एक्ट, मान लीजिए हमने ये एक सर्कल बनाया 1833 का चार्टर एक्ट, कई अर्थों में अंग्रेजी पूंजीवाद के हितों का वाहक। ये मान लीजिए इसके कई पूंजीवाद हित थे, ऐसे आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, बनकर आया और इसे ऊपर से उपयोगितावाद के कवर ने ढक लिया। यानी कि अब आप समझ सकती हैं कि सबसे बड़ा क्या है? उपयोगितावाद। यानी कि उपयोगितावाद से प्रेरित था 1833 का अधिनियम, और जब प्रेरित था तो इसके जो प्रोविजन बने वो उपयोगितावाद पर ही आधारित बने। वो प्रोविजन किससे थे? पूंजीवाद के हितों से प्रेरित। ये आपको बताना है आंसर, समझ गए? यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि 1833 का चार्टर एक्ट आया कैसे, उसके प्रोविजन क्या थे, इस पे क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है उसके एनालिसिस पे। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको बता दीजिए। तो हम यहाँ पे तो आपको बिल्कुल बेसिक बता दे रहे हैं कि आंसर आपको कैसे लिखना है और इस आंसर को कंप्लीट करा दे रहे हैं। बट हम उपयोगितावाद डेप्थ में क्या है, काफ़ी डिटेल में, क्योंकि लगभग 1 से 2 घंटे की क्लासेस होंगी जब हम आपकी मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। और वास्तव में मॉडर्न इंडिया में हमें इन्हीं टॉपिक्स को ही कवर कराना है, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, हमें अब इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बताना था। तो हम वहाँ से जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी, तो उनको वहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है। बट हम यहाँ पे आपका ये उत्तर हो जाए और बाकी जो बच्चे इस प्रश्न को देख रहे हैं उनका भी उत्तर कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे आपको डिटेल वर्जन में थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें उपयोगितावाद से ही शुरू करेंगे। कैसे आप शुरू करेंगे कि 1833 का भारत शासन अधिनियम ने न केवल कंपनी का भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया, ऐसे लिखना है आपको, न केवल कंपनी का भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया बल्कि केवल उसे एक राजनीतिक निकाय बनाकर रख दिया। स्मरणीय हो कि 1833 का अधिनियम वास्तव में उपयोगितावाद के सिद्धांत से प्रेरित था, जिसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात निहित थी। किंतु गहराई से देखें तो वास्तव में इसमें पूंजीवाद के हितों की बातें की गई थी, अर्थात इसमें उस वर्ग की संकल्पना की गई थी जो ब्रिटेन के बाजार के रूप में काम करेगा, जो ब्रिटेन के हित के रूप में काम करेगा, जिसमें एक तरीके से जो मन मस्तिष्क होगा वो ब्रिटेन का होगा, बल्कि शरीर जो होगा केवल भारतीय होगा। अर्थात इसमें एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा रहा था जो उस समय की ब्रिटिश नीतियों, उस समय के उनके पूंजीवादी निवेश और उनके वित्तीय पूंजीवाद के कॉन्सेप्ट का समर्थक बन जाए।
इसीलिए उन्होंने कई प्रकार के सामाजिक रिफॉर्म किए, जिससे उस समय के रूढ़िवादिता समाज में जो आधुनिकता का विचार फैला रहे थे, चाहे राजा राम मोहन राय हो या फिर केशव चंद्र सेन हो या फिर आप द्वारकानाथ टैगोर जी हो, इन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सुधार किए, है ना। ऐसे आपको इसको बताना है, और जब आप ऐसे बताएंगी तो फिर आप बताएंगी कि किस तरीके से वास्तव में इसी पूंजीवाद ने हमारे यहाँ के जो शिल्प उद्योग हैं उनको तबाह कर दिया, इसने किस तरीके से हमारे व्यापार वाणिज्य को तबाह कर दिया, इसने किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को तबाह कर दिया, चाहे वो महलवाड़ी हो, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, कैसे हमारा देश अकाल की ओर उन्मुख हुआ। ठीक है, ऐसा आपको बताना है, क्योंकि प्रश्न आपका यही है पूरा का पूरा। ठीक है, और जब आप ऐसा बता देंगी तब आप इसको निष्कर्ष के तौर पर बताएंगी कि वास्तव में उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट या 1833 का चार्टर अधिनियम भारतीयों के हित में ना होकर पूंजीवाद के हितों का पोषक था, जिसमें केवल और केवल औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों का ही समन्वय किया गया था। ऐसे आपको अपना उत्तर लिख देना है, इसमें ये कुछ नहीं बताना है। और वास्तव में आपका प्रश्न मैक्सिमम मेरे हिसाब से 150 वर्ड या 225 के आसपास का ही आएगा, तो इसलिए इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सबको डिटेल में बताएं। ठीक है, तो आप इसमें, और जो ये प्रोविज़न है ना कि अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार मिल गया, साथ ही आपने जो यहाँ पे बागानी वाली बातें लिखी हैं, ठीक है, इनको आप वहाँ मेंशन करेंगे उसी लाइन में जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि ये पॉइंट आपको डालने हैं, और फिर उसमें ये सारे पॉइंट आप ऐड कर देंगे कि इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को भूमि उपलब्ध करा दी गई, है ना। भूमि जब उपलब्ध कराई गई, बागानी खेतों में उनको निवेश किया गया, यानी कि वित्तीय पूंजीवाद लाया गया, कृषकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अब यहीं पे आप लिख दो कि इसमें अकाल जैसी समस्याओं को बारंबारता प्रदान की, कृषक विद्रोहों को प्रमुखता प्रदान की। हालांकि सरकार और उस समय के गवर्नर जनरल ने दिखावे के लिए ये कह दिया कि वास्तव में प्रशासन में किसी भी भारतीय के साथ नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये एक अपवाद था कि किसी की नियुक्ति हुई नहीं अगले वर्षों तक। ऐसे आप बता के अपने उत्तर को अच्छे से गढ़ सकती हैं। ठीक है, बाकी आपका ये अगर आप चाहें तो इसी को अगर आप लिख दें यहाँ से, सपोज हाँ इस जगह से अगर आप लिख दें तो ही आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा, बशर्ते इस चीज़ को आप यहाँ से अवॉइड करें। यहाँ 1.5 पेज तक जो आपने लिखा है ये वास्तव में प्रश्न की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, और इस हिसाब से आपको उत्तर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, बाकी हम आपको डिटेल में उपयोगितावाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद के हित कैसे थे, 1833 का चार्टर अधिनियम किस तरीके से अपने आप में एक लैंडमार्क है, किस तरीके से 1813 के अधिनियम ने भारत में एक तरीके के वित्तीय बाजार को प्रमोट किया, कैसे मुक्त व्यापार नीति आई, संरक्षण प्रशुल्क नीति क्या थी, इन सब को वहाँ पढ़ाएंगे। यहाँ हम इसलिए बच जाते हैं क्योंकि यहाँ आधा अधूरा है। वास्तव में अगर हमें इसका उत्तर लिखना होता तो हम 1813 से जोड़ कर लिखते, और आप खुद ही देखिएगा जब आप हमारी क्लास कर लेंगी 1 जून से जो शुरू होगी मॉडर्न इंडिया, 2-3 क्लासों के बाद यानी कि 3 दिन बाद लगभग 5 जून को जब आप इसी प्रश्न का उत्तर देखेंगी, तब आपका जो उत्तर लेखन करने का प्रोसेस होगा और जो आपके पास पॉइंट होंगे बहुत सारे होंगे। अभी ये भी होता है ना कि हमारे पास ऐसे प्रश्नों को लिखने के लिए मटेरियल नहीं होता, तो हम वो सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप निश्चिंत रहें, हालांकि आप अच्छा लिखती हैं, बस यही है कि इनको सॉर्ट करना आपको सीखना है। ठीक है, मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।